गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षक सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आपके सामने आज लेके आया हूँ आज कक्षा 8 विषय सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक जीवन अध्याय 4। चैप्टर का नाम है कानूनों की समझ। देखो बच्चों, कानून। आज अपन आँख और कान हमेशा ही खुले अपने। सुबह उठते ही अखबार की नॉक नॉक शुरू हो जाती है। अखबार सुबह उठते हैं अखबार, रात को सोते हैं तो अपन न्यूज़ सुनते हैं। और कहीं न कहीं अपने को न्यूज़ फ़ोन रेडियो टीवी पे अपन न्यूज़ सुन लेते हैं। तो कौन से कानून चल रहे हैं, कौन से नियम बने हैं, किस सरकार ने क्या किया है, किस मंत्री ने क्या बोला है, किस में क्या चीज़ें हो रही है, रात और दिन अपन पढ़ते रहते हैं। तो अपने को ये तो समझ में है कि कानून कौन बनाता है, किसकी क्या चीज़ होती है, किसका क्या अधिकार होता है, किसका क्या कर्तव्य होता है। ये चीज़ अपन हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको भी आने चाहिए कि हमें पता है कि शादी की उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, ये आपको पता ही है। गर्ल्स और बॉयज़ कितने बड़े होंगे तब उनका विवाह होगा, उनकी उम्र क्या होगी। और मताधिकार यानी कि वोट देने का जो अधिकार है, वोट देने की उम्र क्या होगी। आप तो नहीं दे सकते ना, क्या 6 या 7 का बच्चा 8 का बच्चा तो नहीं दे सकता ना। तो वो एज क्या होनी चाहिए, उस उम्र के बारे में आपको पता है कि कानून सरकार ने एक निश्चित कर रखी है। और आप संपत्ति को खरीदने व बेचने के कानूनों को भी जानते होंगे। कौन प्रॉपर्टी बेच सकता है, किसका प्रॉपर्टी में हिस्सा है, किस प्रकार बेचना है, कैसे बेचना है, पहले क्या करना है, वो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। कानून बनाने का जो जिम्मा है वो किस पर है, संसद पर। किस पर है, संसद पर। और संसद के जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मुख्य उनके हिस्से हैं। पता है ना आपको, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 इसके मुख्य स्तंभ है। कानून कौन बनाता है, संसद। ठीक है। अब देखिए आगे, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। यस, अपन कह सकते हैं कि यस, लागू होते हैं। अब किस प्रकार होते हैं वो देखते हैं कि क्या सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनी। एक फॉर एग्जांपल अपन ले रहे हैं पहले। तो इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में बराबर होंगे, सज़ा सुनाई तो अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या करता है, वो मदद करता है, भाग निकलने में मदद करता है। तो अब वो क्या हुआ, अब वो भी सज़ा का बराबर हकदार होगा। अब इसमें क्या कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ है कि जो उसका पिता है वो भी एक सरकारी अधिकारी है और अपने बेटे को बचाने के लिए वो उसको भाग निकलने में मदद करता है। तो वो बराबर एक कानून का उल्लंघन हुआ, उसने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाया। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, ये अपने को पता होना चाहिए। किसी भी गैर कानूनी चीज़ों में अपने को इन्वॉल्व नहीं होना है। राष्ट्रवादियों के बीच
राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में, अब भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब भारत स्वतंत्र हो गया और अपना संविधान भी बन गया, और अपने संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, ये भी आपको ध्यान है ना? कितने? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इसमें मनमाने ढंग से किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी हैं। कि जिस देश में कानून नहीं होगा वहाँ अराजकता, हिंसा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो कानून का स्थापित होना भी जरूरी है। कि जिस प्रकार किसी घर में अगर आप किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपते हैं या आँख में रंग नहीं रखते हैं, तो वहाँ भी अगर डोर ढीली छूट जाती है, तो जिस प्रकार एक पतंग उड़ाते वक्त भी अपन ध्यान नहीं रखते, तो वो पतंग या तो काट दी जाती है या वो उड़ जाती है। उसी प्रकार देश में भी कानून पर आधारित शासन की स्थापना होना भी जरूरी है। तो अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में क्या होंगे? बराबर, इक्वलिटी। राजा से लेके रंग, गरीब से लेके अमीर तक, छोटे से लेके बड़े तक। ठीक है ना? हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। और हमें इस प्रकार गलतफहमी में रहना भी नहीं है। यह भी अपने को ध्यान रखना है कि मैं अनलीगल काम करके कानून से बच जाऊंगा, नहीं, ये कतई नहीं होगा। कानून के शासन का मतलब क्या है? अब कानून के शासन का मतलब यह है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के सामने कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ, बड़ा सेठ हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। राष्ट्रपति आपको पता ही है ना, देश का प्रथम व्यक्ति, देश का प्रथम व्यक्ति होता है ये। तो अब देश का जो प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर दूसरे सामान्य व्यक्ति के लिए तो कोई औपचारिकता नहीं बची है। अब कानून का उल्लंघन किस प्रकार होगा और उसके लिए सज़ा के प्रावधान भी क्या होंगे? कानून का अगर उल्लंघन कोई कर रहा है तो उसके लिए सज़ा के प्रावधान क्या है? किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। कानून की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुंचने की भी तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा ही था? यह भी अपने को अपने सामने एक मुँह फाड़े प्रश्न खड़ा रहता है। तो इसके लिए हम देखेंगे, प्राचीन भारत की ओर लौटते हैं कि भारत में प्राचीन साहित्य कानून भारत में जो प्राचीन स्थानीय कानून है, लोकल लॉ, कि भारत में प्राचीन असंख्य स्थानीय कानून थे। असंख्य, बहुत सारे छोटे मोटे कानून थे, कोई काउंटिंग नहीं। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में
अपने हिसाब से कानून अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे, फ्रीडम थे वो, कि कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। अब ये अलग अलग जाति के लिए अलग अलग कानूनों के हिसाब से उनको सज़ा दी जाती थी। अब यहाँ जो प्राचीन जो कानून थे वो जातीय आधार पर भी हो गए थे, तो ये थोड़ा सा एक गले उतरने वाली बात नहीं है। तो निचली माने जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, और औपनिवेशिक काल यानी कि औपनिवेशिक कहते हैं अंग्रेजों का। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव खत्म होने लगा। तो इस प्रकार जो प्राचीन कानून थे असंख्य थे। असंख्य कानूनों में किस प्रकार एक ही मामले में कई सजाएं दे दी जाती थी। तो फिर अंग्रेजी कानून है, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो कानून बना, उस आधार पर जैसे जैसे कानूनों की जानकारी हुई, परिपक्व हुआ, एक मजबूत पक्ष सामने आया, तो जाति के आधार पर जो सजा देने का जो भेदभाव था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार देखा गया कि जो कानून बनते बिगड़ते और उसमें जो कमियां होती है वो सुधरते हुए आगे बढ़ी। और अंग्रेज़ों ने क्या किया वो देखते हैं। रॉलेट एक्ट, इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार, रॉलेट एक्ट क्या ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार, इन्होंने क्या किया, बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास यानी जेल, कारावास में डाल सकती थी वो बिना मुकदमा चलाए। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। अब जो रॉलेट एक्ट था वो एक मनमाना कानून था, जिसमें अगर उनके लिए कुछ भी किसी प्रकार का कोई बोल दिया या कुछ हो गया तो बिना मुकदमा चलाए, क्योंकि कुछ अपराध होते हैं तो उसमें मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इन्होंने रॉलेट एक्ट में बिल्कुल बिना मुकदमा चलाए लोगों को पकड़ा, जेल में डाल दिया। वो पूछता रहता और सीधे उसको जेल में डाल देते थे। तो इस प्रकार ये तो गलत था। तो महात्मा गांधी से कई राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट कानून का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय विरोध करते रहे। इसके बावजूद भी 10 मार्च 1919 को, कब 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। रॉलेट एक्ट को लागू कब किया गया? 10 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया था। अब देखिए पंजाब, पंजाब की राजधानी पता है ना आपको? चंडीगढ़। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को जो कुछ नेता थे पंजाब में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में क्या हुआ कि अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पे बैसाखी के दिन, उस दिन क्या हुआ, बैसाखी के दिन, उस दिन बैसाखी थी, बैसाखी जो कि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, वो
तो इन्होंने क्या किया कि एक बैठक रखी, वहाँ कई बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी आए। तो जलियांवाला बाग, डेट याद रखना आपको, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर में आपको पता है एक स्वर्ण मंदिर है, क्या है? स्वर्ण मंदिर। अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। उस दिन बैसाखी भी थी। पंजाब में बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं लोहड़ी और बैसाखी को। जिस समय ये सभा चल रही थी, अब जो सभा चल रही थी उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर, क्या नाम था? क्या नाम था उसका? जनरल डायर, जो कि ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में, जलियांवाला बाग में दाखिल हुए। उन्होंने प्रवेश किया और सबसे खतरनाक बात क्या हुई कि उसने बाहर निकलने का रास्ता जो बंद कर दिया, जो मेन गेट था वो बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद और भी उसने जुल्म ढाए कि बिना चेतावनी दिए, लोगों को पता ही नहीं सभा चल रही, उनका ध्यान सभी का उस तरफ, और बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसमें कई सौ लोग मारे गए और असंख्य लोग जख्मी हो गए, जख्मी नहीं घायल हो गए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे थे। तो इस प्रकार रॉलेट एक्ट, जो कि बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को कारावास में डाल दिया जाता था, और महात्मा गांधी सहित कई लोगों ने इनका विरोध किया, फिर भी रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को लागू हो गया। और पंजाब में इस कानून में बहुत भारी तरह से विरोध हुआ, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वे में जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर पंजाब में है, और वहाँ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ये सभा रखी गई, जिसमें जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए उस जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और बाहर निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया, और बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे कि कई 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें और कई लोग, असंख्य लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए, और जिसमें औरतें और बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो बच्चों, इस प्रकार आपको ये चैप्टर को अच्छी तरह से सुनना है। ये जो वीडियो है 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सुनना है और ढंग से सुनना है। पूरा ध्यान वीडियो को सुनने में लगाना है, और फिर सुनते हुए अच्छी तरह से इन प्रश्नों को पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ते हुए प्रश्न को उत्तर देने हैं सही ढंग से। चैप्टर को नए पेज से शुरू करना है। राइटिंग अच्छी लिखनी है, बहुत अच्छी लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही कतई नहीं करें, ढंग से कार्य करें और प्रश्न को ढंग से पढ़ें। प्रश्न को ढंग से पढ़ते हुए ढंग से उत्तर देना है। मैंने पहले भी बताया कि हाशिए के उस तरफ आपको प्रश्न संख्या लगानी है, फिर उसका उत्तर लिखना। उत्तर लिखने के बाद आपको लाइन खींचनी है, फिर आपको आगे वाला क्वेश्चन करना। एक साथ ये नहीं कि एक ही बार में ये जो मैंने ऐसे प्रश्न लिखे आपने प्रश्न लिख दिए, नहीं, आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अभी से अगर आपकी आदत अच्छी रूटीन में चल जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप जैसा कॉपी में कार्य करें एग्ज़ाम में भी वैसा ही कार्य करते। ये नहीं कि आप अभी सोच रहे कि मैं अभी ये काम कर लूँ तो वैसे मैं काम एग्ज़ाम में भी कर लूँगी, ऐसा कतई नहीं होता है। आप जैसा यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब वैसी आपकी आदत में बनी रहती है, इसलिए आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है,
अच्छी तरह से कार्य करना है और ढंग से, क्योंकि इसमें कई कितने प्रकार का जीके भी आपके सामने आ जाता है। और मैप को आपको बार बार देखना है, मैप पे आप देखते रहो, न्यूज़ सुनते रहो, जैसे आपको कई चीज़ों का पता भी चले, वो छोटे नहीं है। ठीक है ना? थैंक यू।